दोस्तों नमस्कार, मैं केपी नंकारी आप सबका आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज की कक्षा हमारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद पर है। लगभग हर परीक्षा में अनुच्छेद से कम 5 क्वेश्चन आने तय होते हैं। यदि अनुच्छेद हम पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो हमारा भारतीय संविधान लगभग पूरा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, वो अनुच्छेद, वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से नोट्स बना लेते हैं, तो ये मेरा दावा है कि आने वाली परीक्षा में, चाहे वो आरओ की हो, चाहे वो यूपीपीएससी की हो, अन्य कोई भी परीक्षा हो, जो मुख्य अनुच्छेद जो बार बार पूछे जाते हैं उसी पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद देखिए क्या है। पहला अनुच्छेद में है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत का नाम है भारत अर्थात इंडिया। ध्यान देना, ये अनुच्छेद 1 में है कि भारत का नाम जो है अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत का क्या नाम है संविधान में? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद में ये है भैया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत राज्यों का संघ, ये अनुच्छेद 1 में है। भारत में जो नए राज्यों का स्थापना होती है, ठीक है, या किसी नए राज्यों का भारत में प्रवेश होता है, उसके बारे में वर्णन जो करता है वो अनुच्छेद 2 करता है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, ठीक है, या नए राज्य का प्रवेश कर सकता है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 3 भी इसी से सेम मिलता जुलता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो नए राज्यों का निर्माण होगा भारत में, ठीक है, जो नए राज्यों का निर्माण होगा या नए राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन होगा या उसका नाम परिवर्तन होगा किसी राज्य का, या उसकी सीमा में परिवर्तन होगा, इसको विधि बनाने की इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ध्यान दीजिए, संसद की शक्ति। कुल मिलाकर अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य की स्थापना के लिए संसद को विधि बनाने की शक्ति है, अनुच्छेद 3 कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अनुच्छेद 5 देखते हैं, जो नागरिकता शुरू होता है यहाँ से, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय, यानी 26 जून 1950 के समय जो वो लोग भारत के नागरिक रहे हैं उनको नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है। ध्यान दीजिए, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों को नागरिकता की बात करता है, जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए। ठीक है, पाकिस्तान जिससे बंटवारा हो गया, क्षेत्र उनका क्षेत्र पाकिस्तान पर गया, ठीक है, फिर वो लोग भारत में आए, ठीक है, उनके लिए नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 6। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 7 भी सेम उसी तरह फंसाता है। ध्यान दीजिए, ये क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले को नागरिकता की बात करता है। ध्यान दीजिए, 6-7 में यही अंतर है। 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, ठीक है, 6 में, और 7 में क्या है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, ठीक है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों को नागरिकता की बात करता है। इतना दोनों में अंतर है, इस अंतर को आप लोग समझिए, ठीक है ना। ठीक है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले 6 है, और 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों को नागरिकता की बात करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या है? संसद को शक्ति है। संसद को क्या शक्ति है? नागरिकता पर विधि बनाने की शक्ति। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 11 ये पिछली बार यूपीपीएससी से पूछा था, यूपीपीएससी 2023 वाले में पूछा था कि अनुच्छेद 11 के बारे में, ठीक है ना। तो संसद को नागरिकता पर विधि बनाने की शक्ति है, अनुच्छेद 11 कहता है। ठीक है, आगे देखें, अनुच्छेद 13 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 13 क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार का हनन करती है। यदि संसद ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायालय, ठीक है, उसे निरसन कर देगा, उसे शून्य घोषित कर देगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 13 कहता है। ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत विधियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। संसद अगर ऐसी कोई विधि बनाती है जो मूल अधिकार का हनन करती है या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उस विधि को, वो विधि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, संसद को ऐसी शक्ति नहीं है कि ऐसी विधि बनाए जो कि हमारे मूल ढांचे को नष्ट करती हो। ठीक है, अगला देखें, अनुच्छेद 14 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, ये सब मूल अधिकार क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ जो 12 से आपको पता है 12 से 35 तक मूल अधिकार होता है ना, तो मूल अधिकार से हर वर्ष एक क्वेश्चन आने तय होते हैं 100%, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से दीजिए। देखिए, अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के समक्ष, कानून के समक्ष भारत का जो विधि है, कानून है, उसके प्रति भारत के नागरिकों को समानता प्राप्त है। सभी लोगों को एक बराबर का दर्जा है, कानून सबके लिए एक बराबर एक समान है, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, ठीक है, जो भी हो, सबके लिए विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अनुच्छेद 15 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का धर्म क्या है, मूल वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, लिंग क्या है, स्त्री है पुरुष है, जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है, ठीक है, इसके आधार पर भारत में विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सब नागरिक समान माने जाएंगे। अनुच्छेद 16 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 16 है। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, अर्थात सार्वजनिक जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें सबको समानता का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 17 जो बहुत ज़्यादा पूछा गया तक, सबसे ज़्यादा पूछा गया मूल अधिकार में, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी छुआछूत का अंत। ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछा गया, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। ठीक है ना, यानी भारत में छुआछूत नहीं रहेगा, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। कोई व्यक्ति यदि किसी को घृणित दृष्टि से देखता है, घृणा करता है या नफरत करता है छुआछूत के दर पे, तो उसे कानून सजा देगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 17 कहता है। देखिए अनुच्छेद 18 क्या भैया, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, जो उपाधि मिलती थी पहले ना, राजा महाराजा की किसकी किसकी उपाधि तुम्हारी मिलती थी, उस उपाधियों का अंत कर दिया गया। सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति समान, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, भारत में। आगे देखिए अनुच्छेद 19, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 19 है, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 19 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 6 मूल अधिकार शामिल हैं। ठीक है, अब मुख्यतः जो इसका मुख्य है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता। अगर कहा जाए तो मीडिया इसी के अंतर्गत आता है। जो मीडिया है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया बोलती है, कहीं भी जाती है, जवाब सवाल करती है, ये अनुच्छेद 19 के तहत उसको शक्ति प्राप्त है। लेकिन इसके तहत नागरिकों को 6 शक्ति स्पेशल प्राप्त है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वो 6 शक्ति क्या है अनुच्छेद 19 में, मैं आपको बता रहा हूँ 6 शक्ति कौन सी है। इसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हम कोई भी संगठन बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन कानून को उल्लंघन ना करें। दूसरा हो गया आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा हो गया सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कोई भी हम सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो सम्मेलन ऐसा ना हो कि देश के कानून पे आँच आए। ठीक है ना, तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो गया, तीसरा हो गया। चौथा हो गया भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, पांचवा हो गया भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। छठवां हो गया भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 6 स्वतंत्रता जो हमें है अनुच्छेद 19 में मिलती है। ठीक है, मुख्यतः ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता इसे बोलते हैं। अगला देखिए अनुच्छेद 20, देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर वो दोषी है तो दोषी सिद्ध करने के लिए उससे हम नहीं कहेंगे कि हाँ आप इस दोष को कबूल करो। ठीक है, उसे वकील करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, अपना दोष सिद्ध वो करे कि हाँ मैं दोषी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। अगला देखें अनुच्छेद 21 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 क्या है? ध्यान दीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति का प्राण नहीं लिया जा सकता, इसके लिए विधि के द्वारा ही, कानून के द्वारा ही उसके प्राण पर कुछ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फांसी किसी व्यक्ति को जब दी जाती है तो कानून के तहत होती है, ऐसे नहीं दे दिया जाता कि तुरंत उसको फांसी दे दिया जाए या मार दिया जाए। ठीक है ना, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 है, ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए अनुच्छेद 21 में बहुत सारे चीज़ हैं, अनुच्छेद 21 में बहुत चीज़ है, सारे एक चीज़ नहीं है, केवल इतना ही नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में बहुत चीज़ आते हैं, जैसे हमें स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सारे कुछ अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 21 में आते हैं। जितने भी जीवन जीने से संबंधित है, जो हमारे जीवन को घातक चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ों से सुरक्षा जो हमें मिलता है, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, वो अनुच्छेद 21 में है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है ना, जैसे कोई लाउड स्पीकर तेज आवाज़ में बजा रहा है, ठीक है, तो हमारे जीवन के लिए खतरा हो मान लीजिए, तो हम तुरंत ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है ना, जीवन जीने में सारी सुरक्षा हमें अनुच्छेद 21 से मिलती है, ध्यान दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया अनुच्छेद 21 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, ठीक है, अनुच्छेद 21 का, ध्यान दीजिए। ये तो 21 हो गया, अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है बाद में, देखो अनुच्छेद 21 का लिखा हुआ है, यानी बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक, ध्यान दीजिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
शिक्षा का अधिकार दिया गया, मूल शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अंतिम देखें अनुच्छेद 22। ठीक है, इस लाइन में देखें 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध या संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में, जैसे किसी को हम गिरफ्तार करते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, कि अपराधी व्यक्ति है नहीं है, पूरी विधि के अनुसार जो है मजिस्ट्रेट इसकी जानकारी प्राप्त करेगा और वो अगर व्यक्ति निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 देखिए, इसमें क्या है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध, यानी किसी प्रकार से जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा और काम का दर निश्चित किया जाएगा और काम की उनकी उचित मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है। ठीक है, कि मानव दुर्व्यापार को रोका जाएगा और बलात्श्रम को रोका जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अनुच्छेद 24, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों, 23 और 24 बहुत बार पूछे गए। ठीक है, और 24, ठीक है, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने के लिए जोखिम भरे काम से रोकने के लिए। ठीक है ना। अगला देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धार्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। अनुच्छेद 25 बहुत पूछा गया है। ठीक है, सभी व्यक्ति को अपने मन से अपने हिसाब से जो जिसको इच्छा हो अपना धर्म स्वीकार करे माने। ठीक है ना, ये अनुच्छेद 25 कहता है। ध्यान दीजिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों को हितों के संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण है, इसमें उनकी संस्कृति रहन सहन शिक्षा इत्यादि की स्वतंत्रता होगी। ठीक है ना, उनकी संस्कृति की सुरक्षा होगी। अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 30 देखिए क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना। अनुच्छेद 29-30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, ठीक है, अपनी भाषा के हिसाब से शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, अगले देखें अनुच्छेद 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान दीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन कोई करता है या राज्य ही हनन करती है, वह सीधे उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 कहता है। ठीक है, इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो अनुच्छेद 32 कहेंगे। अगर ये सिर्फ ये पूछ ले कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं तो फिर प्रस्तावना, ठीक है, तब फिर प्रस्तावना उद्देश्य का हम कहेंगे, लेकिन 32 के अनुसार पूछे तो ये है। अगला देखिए अनुच्छेद 39 का, देखिए अनुच्छेद 39 का देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाद में जोड़ा गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, गरीबों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 40 देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, आगे देखें अनुच्छेद 41 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का, लोक सहायता जो राज्य सरकारें लोक सहायता लोगों को प्रदान करती है। ठीक है, जैसे वृद्ध लोग हैं या विधवा महिला है, विकलांग हैं, ठीक है ना, उनको लिए उस हिसाब से काम देना और उनको लोक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 देखिए, काम की न्याय संगत एवं प्रसूति की सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत, जो व्यक्ति जिस लायक उस हिसाब से काम दिया जाए, जैसे गर्भवती महिला उसको उस हिसाब से काम दिया जाएगा। प्रसूति की सहायता से आज देखते हैं ना सरकारी अस्पतालों में प्रसूति की निःशुल्क सहायता है ना, वही अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, अनुच्छेद 43 देखिए, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। ठीक है ना, कर्मकारों जो काम करने वाले हैं उनके लिए निर्वाह, जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी की व्यवस्था सरकार करेगी। जैसे इस समय चल रहा है आपका नरेगा चल रहा है, इसी के अंतर्गत मनरेगा चल रहा है, मनरेगा। ठीक है, अनुच्छेद 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये चर्चा में है इस समय, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, चर्चा। अनुच्छेद 44 ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये गोवा में केवल लागू है, बस भारत में। ठीक है, पूरे भारत में लागू करने की बातचीत चल रही। ठीक है, अनुच्छेद 45 देखिए क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं देखरेख। 6 वर्ष से जो कम आयु बच्चे, से गांव घर में आंगनबाड़ी समय चल रही। ठीक है, 6 वर्ष से कम बच्चे, उनको देख रेख, उनके पोषण की व्यवस्था, उनको आंगनबाड़ी में शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 45 के तहत। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 46 में देखो क्या आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हित। ठीक है, 46 कहता है अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हित की बात करता है। अनुच्छेद 47 देखिए क्या करता है, पोषण स्तर, ठीक है,
पोषण आहार स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, सरकार लोगों के स्वास्थ्य सुधार के लिए योजनाएं चलाएगी, जैसे आपका आंगनबाड़ी में चल रहा है, तमाम प्रकार के पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। लोग स्वास्थ्य सुधार के जैसे शराबबंदी कर सकती है सरकार, ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 देखिए क्या आता है, कृषि एवं पशुपालन का संवर्धन। ठीक है, कृषि का संवर्धन करना, कृषि को बढ़ावा देना और पशुपालन को संवर्धन करना, नए नस्ल के अच्छे नस्ल के पशु का संवर्धन करना, ये राज्य सरकार काम होता है अनुच्छेद 48 के तहत। ठीक है, आगे देखिए 48 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा बनता है। 48 का देखिए 48 में क्या जोड़ दिया गया, ध्यान दीजिए, ये पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्यजीव की रक्षा की बात करता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्यजीव की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 क्या बात करता है, राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थानों का संरक्षण करना। ठीक है, अनुच्छेद 49 कहता है जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, सार्वजनिक स्थान है, उन सबकी रक्षा सुरक्षा करने की बात करता है। अनुच्छेद 50 देखो क्या बात करता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात करता है। कार्यपालिका यानी हमारी जो संसद में कार्यपालिका मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय हो गया, तो उनके दोनों का अधिकार क्षेत्र को अलग करता है ये अनुच्छेद 50। ठीक है, ध्यान दीजिए अनुच्छेद 51 क्या बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की बात करता है। ठीक है, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार जो विदेशों से संबंध बनाती है उसके अनुसार उनको मानना होता है, चलना होता है, विधि बनाना होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का अधिकार क्या है भैया, अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 का देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि मूल कर्तव्य है, पहले नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके जो है मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। इसमें 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्हीं के अनुसार जो है ये मूल कर्तव्य बना था, जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए अनुच्छेद 60। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, अनुच्छेद 61 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 63 देखें, भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 69 देखें, उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करता है, ध्यान दीजिए, और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। ठीक है, आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 बहुत बार पूछा जा चुका है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, जो सजा पाए हुए व्यक्तियों को कम कर सकता है, कम कर सकता है, मतलब लघुकरण कर सकता है या क्षमा कर सकता है पूरी तरह से। ठीक है, ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 देखें, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, उसके कार्य को संचालन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 कहता है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 76 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न 76, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, आगे देखें अनुच्छेद 79 यानी 79 संसद की गठन की बात करता है। संसद किससे मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है। ठीक है, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 देखिए क्या है, राज्यसभा का गठन। ठीक है, राज्यसभा का गठन या संरचना, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 देखिए, लोकसभा का गठन या संरचना, लोकसभा की बात करता है, अनुच्छेद 81। ठीक है, अनुच्छेद 85 देखिए क्या है, संसद के सत्र का 17वां या विघटन करने की बात करता है। ठीक है, संसद सत्र का 17वां बुलाता है या विघटन करना है, अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 87 में देखिए क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। ठीक है, किसी नए सत्र में शुरू होने से पहले राष्ट्रपति अभिभाषण अपना रखता है हर वर्ष। ठीक है, या नई लोकसभा गठन होकर जब आती है तब अपना अभिभाषण राष्ट्रपति देता है। ठीक है, यही अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला हम इधर देखें अनुच्छेद 105। ठीक है, संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 105 संसद के जो सदस्य हैं, संसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, कि उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अन्यथा वो दंडित कर सकती है। ठीक है, ये संसद आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर केवल हम अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं मेन बस। ठीक है ना, देखिए अनुच्छेद 108 में क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, 108 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जब साधारण बहुमत में राज्यसभा और लोकसभा में बात नहीं बनती है
तो राष्ट्रपति आहूत करता, संयुक्त अधिवेशन करता अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। जब वह आहूत करता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन है। 109 के तहत देखिए क्या है, धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 109 10 बहुत पूछा जाता है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है, प्रक्रिया। अनुच्छेद 10 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 में परिभाषा है, इसमें 9 में प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद 111 देखिए क्या है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 111, जब कोई विधेयक पास होता है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता, हस्ताक्षर नहीं करता, तब भर वह विधि नहीं बनता, ठीक है। तो अनुच्छेद 111, ठीक है ना। अगला देखिए, अनुच्छेद 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बजट। ध्यान दीजिए, लेकिन संविधान की किताब में, संविधान में कहीं बजट शब्द का वर्णन नहीं लिखा हुआ, बजट नहीं लिखा संविधान में, वहाँ पर लिखा हुआ वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जिसे हम बजट कहते हैं आम भाषा में। यह अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। अनुच्छेद 121 देखिए क्या है, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर निर्बंधन, यानी संसद में न्यायाधीश किस प्रकार से निर्णय दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, इसकी चर्चा संसद में नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 121 के तहत, ठीक है। अगला देखें, अनुच्छेद 122 क्या कहता है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती। ये भी बात है, एक तरफ इधर बात संसद नहीं उसकी चर्चा कर सकता, इधर न्यायालय संसद में कोई कार्यवाही कैसे चल रही, क्या हो रहा है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसका पूरा मालिकाना हक लोकसभा अध्यक्ष को होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 122 है। अनुच्छेद 123 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, अनुच्छेद 123। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 बहुत बार पूछा जा चुका है। अध्यादेश कब जारी करता है, जब संसद सत्र में न हो और कोई इमरजेंसी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस कानून को लागू कर देता है, बाद में संसद से पास करती है, ठीक है। आगे चल के आगे देखिए, अनुच्छेद 124 क्या है, ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन की बात करता है। ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय की बात करता है, उच्च न्यायालय नहीं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 126 देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, अनुच्छेद 126 के तहत होता है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है 127, बहुत बार पूछा जा चुका है। 127 अनुच्छेद 127, इसमें क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, जब न्यायाधीश कम पड़ जाते हैं तो कुछ न्यायाधीशों को स्पेशल कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत है, ठीक है। अगला देखिए, अनुच्छेद 129 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है। अनुच्छेद 129 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय क्या है, जब सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय न्याय दे देता है किसी विवाद पर, तो वह उसका दिया गया निर्णय एक प्रकार से अभिलेख बन जाता है, ठीक है। उसको निचली न्यायालय उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, अन्यथा वह दंड दे सकता है, ठीक है। इसे ही अभिलेख न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हम छोटा छोटा वीडियो बना के आपका पूरा सिलेबस हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हम। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 139 के तहत ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को कुछ रिटें जारी करता है। अनुच्छेद 143 देखिए, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति किसी चीज़ के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, ठीक है, परामर्श मांग सकता है, परंतु परामर्श को स्वीकार करे या न करे राष्ट्रपति की मर्जी, और वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे परामर्श दे ना दे उसकी मर्जी, ठीक है। ये कहानी इस तरह है। अनुच्छेद 148 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 153 देखिए, राज्यों में राज्यपाल, ठीक है, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 155 देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 159 है, राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञान की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात करता है, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत नहीं है, वैसे राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान की शक्ति से भी प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता होगा। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है केंद्र में, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है, ठीक है, राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 167 देखिए,
राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं। 167 में राज्यपाल मुख्यमंत्री को सूचनाएं देता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 देखिए इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। विधेयक की अनुमति हो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना। राज्यपाल कोई विधेयक आता है, उसको समझ में आता है कि राष्ट्रपति के लायक ये विधेयक है, राष्ट्रपति ने केंद्र स्तर पे है, तो उसको सुरक्षित रख लेता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 213 देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल के अध्यादेश करने की भी शक्ति राज्यों में है। ठीक है, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 214 देखिए, राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की बात करता है, 214। अनुच्छेद 215 देखिए क्या करता है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, मैं आगे बता चुका हूँ अभिलेख न्यायालय क्या है, 215 के तहत है। 216 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय का गठन की बात करता है। उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, केंद्र में एक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 226 क्या भैया, रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय को भी कुछ रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, 5 प्रकार रिट जारी करते हैं, फिर आप लोग को उच्च न्यायालय में पढ़ाएंगे हम आगे चल के। ठीक है, अनुच्छेद 243 या जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सहकारी समितियों की बात करता है, सहकारी समितियाँ। ठीक है ना, अनुच्छेद 243, ठीक है, जो आप लोग भाग में पढ़े ना, नौखा में पढ़े शायद। अगला देखें, अनुच्छेद 249, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। अनुच्छेद 249, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित में संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पे संसद विधि बनाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय हित का मामला जब आता है तब, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 249। 250 देखिए, आपातकाल के दौरान राज्य सूची में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, 250 में जब आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के विषय में, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। अनुच्छेद 252 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 या 2 से अधिक राज्य की सहमति में संसद विधि बनाता है। 2 या 2 से अधिक राज्य जब सहमत हो जाते हैं कि हमारे लिए विधि बनाएं, कानून बनाएं, ठीक है, तो संसद बना सकता है उनके कल्याण के लिए। ठीक है, 252 के तहत। अनुच्छेद 253 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए संसद शक्ति बनाता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय करार होता है, उसको प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बनाती है। ठीक है, अनुच्छेद 280, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, 280। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग, वित्त आयोग की बात करता है। ठीक है, 280 वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला देखें, अनुच्छेद 300 का, ठीक है, अनुच्छेद 300 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जो संपत्ति का अधिकार होता था, वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हट गया, वो 300 का में आ गया। ठीक है ना, पहले मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हट गया। ठीक है ना, 64 संविधान संशोधन में। तो अब क्या है कि विधि के द्वारा ही किसी व्यक्ति की संपत्ति को, ठीक है, संपत्ति को वंचित किया जाएगा, बस केवल विधि के द्वारा। ऐसे नहीं कि किसी की संपत्ति उसे वंचित कर दिया जाएगा संपत्ति से, विधि के द्वारा ही उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, बस केवल। अनुच्छेद 312 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, जो IAS स्तर के अधिकारी होते हैं, IAS IPS वगैरह, जो पूरे भारत में सेवा करते हैं, उसकी बात करता है 312 अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अनुच्छेद 315 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, जो इसकी परीक्षाएं कराती है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा की, उनके बारे में बात करता है 315। ठीक है, और 324 देखिए, निर्वाचन आयोग की बात करता है, निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है, अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 326 देखिए, वयस्क मताधिकार की बात करता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार, ठीक है, विधानसभा और लोकसभा में वयस्क मताधिकार, यानी 21 वर्ष के बाद हर कोई व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में मतदान कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 330 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता है। ध्यान दिया, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 332 देखिए, राज्यों की विधानसभाओं में, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 338 देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 338 का देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए का जुड़ा हुआ है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है, ध्यान दीजिए। और आगे देखिए, अनुच्छेद 338 खा, ये का है, ये खा देखिए, खा में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। ठीक है, ये अभी अभी हुआ है, संविधान संशोधन 102 किया गया है 2018 में। ठीक है ना, ठीक है ना, आगे देखिए, अनुच्छेद 350 का देखिए, 350 का में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया जाए। ठीक है, प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में, जो जिस भाषा में लोग रहते हैं, जहाँ पर जो भाषा के लोग हैं, उन्हीं के मातृभाषा में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 352 क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, आप सबको पता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के बल पे। ठीक है ना, आगे देखिए, अनुच्छेद 356 में क्या होता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है।
अनुच्छेद 356 तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक दोस्तों, ये रहा इम्पॉर्टेंट आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं कायदे के, तो निश्चित रूप से इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन हर परीक्षा में फंसने तय रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं इसी तरह से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट बॉक्स में भी जो कमियां हों और जो आप चाहते हैं पढ़ना, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। इससे हमें उत्साह मिलता है, ताकत मिलती, शक्ति मिलती दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात मेहनत करके इस तरह वीडियो बनाते हैं। ठीक दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।